बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। बड़े बड़े डाकुओं पर हाथ डालना, ये होती है तब्दीली। वज़ीर आज़म इमरान खान, जबकि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट गुज़िश्ता साल की निस्बत करप्शन में इजाफा, क्या तहरीक इंसाफ करप्शन में कमी ला सकती है? भारत में अक़लियतों का जीना मुश्किल, आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ने लगीं, भारत खत्ते में अमन के लिए बड़ा खतरा। ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एहसास प्रोग्राम से तकरीब से खिताब भी किया और तकरीब के दौरान, खिताब करने के दौरान उन्होंने वही बात की कि जी माफिया का खात्मा करेंगे, कब्जा माफिया के खिलाफ जो है इकदाम कर रहे हैं और हमने कहीं ना कहीं करप्शन का खात्मा किया भी है। लेकिन इसी हफ्ते एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आई है उनकी, उसमें यही कहा गया है कि पाकिस्तान का जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ पाकिस्तान नहीं गया बल्कि बढ़तरी की तरफ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई थी तो करप्शन का खात्मा और एहतसाब का नारा बुलंद किया था और 90 दिन में खान साहब ने जो है करप्शन के खात्मे का दावा किया था। लेकिन 90 दिन तो क्या 29 माह का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद करप्शन का खात्मा नहीं हो चुका और जो केसेस चल रहे हैं उसमें भी अदालतों की जानिब से सियासी तौर पर इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। करप्शन खत्म होने के बजाय उसके मजीद बढ़ने के असरात सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ को हुकूमत में 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। इन 2 सालों में दूसरी बार पाकिस्तान करप्शन की आलमी रैंकिंग में आगे बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक में 120 से बढ़कर 124 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान का जो सीपीआई स्कोर है वो 32 से गिरकर 31 पर चला गया है। पीटीआई हुकूमत ने इस मामले को भी हमेशा की तरह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा है जी पिछली हुकूमतों की वजह से, उनकी करतूतों की वजह से इस रिपोर्ट में नाम है। और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी और तब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब रिपोर्ट आती थी तो तब की जो हुकूमतें थी वो भी यही जवाब पेश करती थी और वो टेक्निकल जो है एक्सक्यूजेज ढूंढा करती थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही है और तब खान साहब ये कहा करते थे ये रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। तो एक तो इस पर हम बात करेंगे कि जो इस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं क्या ये सर्वे दुरुस्त हैं, और 180 ममालिक के लोगों में जो सर्वे किया गया है उसमें जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। एक तो ये मामला ज़ेरे बहस आएगा। दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, जो अराकीन हैं, उनको 50-50 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की बात की गई है। तो इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा, ये जो सर्वे आया है मुल्क में करप्शन में इजाफे के तासुर क्या हैं आपके नज़दीक? क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ की तर्जुमानी करता है? जी, बुनियादी तौर पे बिल्कुल तर्जुमानी करता है, क्योंकि बहैसियत मजमूई पाकिस्तान के जितने भी गवर्नेंस सेक्टर्स हैं या हमारा प्राइवेट सेक्टर है, करप्शन तो हर जगह पे है। उसमें जिसको कहते हैं सिस्टमिक करप्शन, यानी आप उसमें किसी एक सरकारी इदारे को ले लें, चाहे वजारत दाखिला है, वजारत कॉमर्स है, कोई भी वजारत उठा ले, ख़ास तौर पे वो वजारतें जो जिनके साथ लोगों का लेन देन होता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फिर हमारे तरक्याती इदारे हैं। ये तमाम इन इदारों में जिस अंदाज में पैसा खाया पिया जाता है वो बिल्कुल सिस्टमिक है। उसमें किसी एक हुकूमत के लिए उससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। ये तो वज़ीर आज़म साहब उस वक्त एहसास था कि कितना जीता काम है। हमारा प्रोक्योरमेंट का निज़ाम उसमें एक बहुत कलीदी हैसियत रखता है, क्योंकि उसके तहत जिस अंदाज में हमें टेंडरिंग वगैरह होती है उसमें बहुत पैसा खाया जाता है। लेकिन उसके अलावा एक और तो जब अशारिये तरतीब दिए जाते हैं करप्शन परसेप्शन के लिए, तो उसमें और बहुत सारी चीज़ों को भी देखा जाता है कि हुकूमत किस हद तक कानून ज़वाबित की पाबंदी कर रही है, मुख्तलिफ कलीदी पोस्ट पे तैनाती में पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं, अदालतों में क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो अदलिया है उसकी क्या सूरत हाल है। उसमें ये कोई एक नहीं होता कि एक हुकूमत आई और उसने अगर नारा लगाया भी है तो लोग उस पर यकीन करना शुरू कर दें कि हम करप्शन का 90 दिन में या 60 दिन में या 6 महीने में कर देंगे। इस तरह मुमकिन नहीं है जब तक कुछ बुनियादी कवानीन हैं जो तब्दील नहीं होंगे। उसके लिए जब तक पार्लियामान के अंदर तमाम जमात के अंदर इत्तेफाक राय नहीं होगा वो तब्दील नहीं हो पाएंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो सर्वे किए जाते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे सर्वेज हमारे सामने आते रहे। जिस तरह से गैलप सर्वे जब आता है तो हम उसकी भी बात करते हैं, वो अलग नौयत को होता है। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे है ये करप्शन के हवाले से हर साल आता है और इंडेक्स जो होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से, आप इस सर्वे पर आपकी क्या राय है कि ये जो करप्शन में इजाफा हुआ ये सर्वे क्रेडिबल है? देखिए, उसमें जो मैंने तो आपसे यही अर्ज़ किया कि आप अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखें तो आपको करप्शन के बहुत सारे मज़ाहर
मिलेंगे, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस उसकी मिलेंगी। तो इसमें कोई अचंभे की बात तो नहीं है और ये कोई नई बात भी नहीं है। गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान पाकिस्तान के जो इंडेक्स है करप्शन का या रूल ऑफ लॉ का, वो यही 120, 130, 22, 23 इस तरह रहा है। 115, 16 शायद कभी नहीं गया है। रूल ऑफ लॉ के हमारे अशारिये उतने ही ख़राब हैं। तो उसमें ये नहीं क्योंकि आनन फानन 2 साल में और 3 साल में कोई तो इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। बिलाखिर आपने देखा है कि लोगों के अकाउंट्स हैं, जायदादें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, जो छुपाई हुई हैं। तो ये आखिर कहीं ना कहीं से तो ये पैसा आया है ना। और जो लोगों ने बाहर दुबई में जो एम्पायर्स बनाई हुई हैं, अपने बहुत बड़े बड़े मॉल्स बनाए हुए हैं या होटल्स बनाए हुए हैं, तो ये भी किसी वजह से ही होंगे ना। तो इस ऐसी सूरत हाल में फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए कि जो वादा किया था, जो दावा किया था, वो गुज़िश्ता 2 साल में तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में वो हो पाएगा? नहीं, मुस्तकबिल में भी ये आसानी से नहीं हो पाएगा। हमारा ये पूरा निज़ाम इस तरह का बिगड़ा हुआ है। लोगों के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। एक भाई पार्लियामान में बैठा होता है, दूसरा भाई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक भाई वज़ीर होता है तो दूसरा भाई पूरी कोई निजी कंपनियां चला रहे होते हैं, चीन के साथ डील कर रहे होते हैं, तुर्की के साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये सियासत का और कारोबार का एक इंतहाई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड ये गठजोड़ है। मुशब्बर जैदी साहब ने बड़ा सही कहा था कि तकरीबन तमाम तर सियासतदान बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, मालिक हैं, लेकिन इन जितने वो कंपनियां जिनके साथ सियासतदान जुड़े हुए हैं, उनमें से एक भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। और वाहिद कंपनी जो थी, उन्होंने बताया कि वो जहांगीर तरीन साहब की थी, जो शुगर मिलें वगैरह है, पूरा उनको जो ग्रुप है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि न बिजनेस के अंदर और न सियासतदानों के अंदर, न ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन के लिए जो लूप होल हैं वो ख़त्म करने का कोई इरादा मौजूद है, कोई आमादगी उस पर नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो क्या तहरीक इंसाफ जो वादा करती थी करप्शन में कमी ला सकती है? अगर कमी, एक तो वो तो बिल्कुल खात्मे की बात करते हैं, चले हम खात्मे पर नहीं जाते, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन में कमी ला सकती है? अगर बिल्कुल ला सकती है। वो तो देखिए, इसमें तो जो करप्शन की अगर बात है, अगर जिस अंदाज में इसको प्रेजेंट किया गया है, बड़ा अच्छा होता कि अब जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं कि वो जाएं कि उनसे और पता करें कि कौन से मामलात में करप्शन हुई है, कौन से ठेके अपने मनपसंद लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि वो उसका एक पहलू है करप्शन का। तो ये तो अब मीडिया का मेरा ख्याल है उसमें अपना एक किरदार है, और उसमें बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या इस तरह के और बहुत सारे इदारे हैं। तो ये पता बाहर लगाना चाहिए कि करप्शन असल में हुई क्या है। क्या वज़ीर आज़म ने या किसी वज़ीर ने इस तरह के कोई ठेके दिए हैं तमाम तर कवानीन और ज़वाबित को पामाल करके, या फिर कोई अकरब परवरी अगर हुई है तो किस नौयत की हुई है? जिस नौयत के मसलन अगर मुकदमे चल रहे हैं नैब में, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें मुतनाज़े भी हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे मुकदमे हैं जो कि जिसमें बहन भाई का, भाई भाई का, चचा भतीजे का वो ताल्लुक़ कहीं ना कहीं पे होता है। तो ये बहुत एक पेचीदा मसला है। इतनी आसानी से ये मसला उठा के और एक हुकूमत वक्त को, किसी एक वज़ीर या वज़ीर आज़म को उसको निशाना बना लेना, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ नामुनासिब सा एक कमेंट है। 70 साल में ये अशारिये ख़राब ही हुए हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, चाहे आसिफ जरदारी की हुकूमत थी, और ये बाहर पेरिस में और लंदन हालात और दुबई में ऐसे नहीं बन गए हैं। आखिर इसकी कोई वजह होगी ना। जो लियाकत कायम खानी साहब थे, जिनके 70-80 करोड़ के कराची में असासे निकले, या फिर जो मुश्ताक अली सानी थे पिछला दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उनके घर से 70 करोड़ निकले। एक एक्साइज का इंस्पेक्टर है पंजाब में, उसके घर से 35 करोड़ कैश निकला है। तो ये बहरहाल ये सारी बातें, ये मज़ाहिर हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं उसकी करप्शन की। अब उसको कैसे रोका जा सकता है? ये जब तक ई गवर्नेंस पे आप नहीं जाएंगे, जब तक तमाम टेंडरिंग नहीं होगी, ये दरमियान में से ब्यूरोक्रेसी का जो अमल दखल है ये नहीं निकलेगा,
ये मल्टी लेयर्ड अप्रूवल सिस्टम है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, हर चीज़ जब तक इंटरनेट पर नहीं जाएगी उस वक्त तक बहुत मुश्किल होगा ये जो बड़े बड़े लोगों ने अपने खाते बनाए हुए हैं, खांचे लगाए हुए हैं, इसको ख़त्म करना। और इम्तियाज़ गुल साहब, आपको याद है पिछली हुकूमतों में जब ये रिपोर्ट आती तो खान साहब कहते थे ये रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त है, और तब वो वाली हुकूमतें भी टेक्निकल एक्सक्यूजेस ढूंढा करती थी, तो अब ये हुकूमत भी वही काम कर रही है। एक और बात, हुकूमत ने जो फैसला किया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के जो रुकन है, जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब हम सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार जब किसी एक को एक रिपोर्ट को उठा के उस पर तबसरे शुरू करते हैं तो उन्हें अपने मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ पे भी नज़र रखनी चाहिए। हमारे अपने सहाफ़त के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक भाई सहाफ़ी है, दूसरा भाई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर या सरकारी मुलाजिम है, या इस तरह अपने रिश्तेदार हैं, तो उसमें अपनी तरफ कोई नहीं देखता है, सिर्फ दूसरों की तरफ उंगली उठा के। पाकिस्तान में ये बड़ा रिवाज है। लिहाजा मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ से इंसुलेशन में, उससे अलहदगी में आप किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी मामले को ना देखें। ठीक है। अच्छा, हुकूमत ने जो इम्तियाज़ गुल साहब ये जो फैसला किया कि कौमी और सूबाई असम्बली की जो रुकन है उनको 50 करोड़ रुपए की तरक्याती ग्रांट दी जाएगी, तब वज़ीर आज़म साहब ये बात किया करते थे कि जब फंड्स के तौर पर ये रिश्वत दी जाती है, लेकिन अब ये हुकूमत भी वही काम कर रही है, तो अपोजिशन को एक बार फिर से मौका नहीं मिल जाएगा कि पीटीआई एक बार फिर से यू टर्न ले रही है? ये बिलाशुबा मौका मिलता है। ये तो माजी में अगर उन्होंने उसूली इसकी मुखालफत की थी तो अब उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि आप MNAs को और MPAs को अपने साथ कैसे रखेंगे, क्योंकि उनका तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है उसका ताल्लुक भी हमारे मेंबरान पार्लियामेंट से होता है, क्योंकि फंड्स जाते हैं मेंबरान पार्लियामेंट के हलकों में, उनका फिर ताल्लुक होता है सरकारी डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स होता है और मुख्तलिफ सारे डिपार्टमेंट हैं, प्रोक्योरमेंट का फिर काम होता है, तो सब मिल मिला के उसमें से फिर पैसे खाते हैं। और ज़ाहिर है PTI हुकूमत अगर आई है तो ये कोई फरिश्ते तो बाहर से नहीं लेके आई, इसी मुल्क के रहने वाले ये लोग हैं, इसी निज़ाम के आजमूदा हैं और उन्हें पता है कि कैसे किस अंदाज में पैसे खाने हैं। तो अगर ये हुकूमत भी इस काम पे आ गई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में मामलात को दुरुस्त करना कितना मुश्किल है। मुल्क में मामलात को दुरुस्त करना मुश्किल भी और दुरुस्त करने की ज़रूरत भी। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज़्ज़ियाकार प्रोग्राम में मौजूद थे, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, सिस्टम में करप्शन नासूर बन चुका है, उसको ख़त्म करने वाले स्ट्रैटेजीज़ बनाना होंगी, अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा, ई गवर्नेंस लेकर आनी है, ई टेंडरिंग सिस्टम को लेकर आना है। जब तक इंटरनेट पर तमाम तर चीज़ें नहीं जाएंगी तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते, सूरत बेहतर नहीं हो सकते। और जब तक आप अपोजिशन में होते हैं आपको सूरत मुख्तलिफ लगती है, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो वही सूरत हाल का जब आपको सामना होता है तो फिर आप टेक्निकल एक्सक्यूजेस तलाश करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से आप उस वक्त की हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया करते थे। ऑपोजिशन की तरफ से भी ऑपोजिशन को भी मौके मिल रहे हैं, हुकूमत को अपनी गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। हुकूमत ने जो दावे वादे किए थे एटलीस्ट उन वादों पर मुकम्मल तौर पर पूरा ना उतरे, करप्शन का मुकम्मल खात्मा ना करें, लेकिन कमी तो लाई जा सकती है, क्योंकि ये जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं ये हुकूमत की तमाम कारकर्दगी और आवाम का जो सर्वे है, आवाम की राय है, वो आवाम के सामने रख देते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं और जिस तरह से वहां पर तहरीक शुरू हो चुकी हैं, इस पर बात करेंगे डिटेल के साथ। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। भारत ने पूरे खत्ते का अमन दाव पर लगा दिया है। मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो न सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन नज़र आ रहा है कि शायद उसकी पॉलिसीज़ पूरे खत्ते को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। भारतीय आर्मी चीफ जो हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार होने का एतराफ़ भी कर चुके हैं। भारत की जो तीनों अफवाज का मुश्तरका थिंक टैंक है USI, उन्होंने एक हालिया रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत के 13 लाख फौजियों में आधे फौजी सख्त तरीन ज़हनी तनाव का शिकार हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2020 के दौरान भारतीय फौज के 1900 से ज़ायद फौजी अपनी ज़िंदगी का खात्मा भी कर चुके हैं। जब से मकबूजा कश्मीर में मसालिम के इंतहा हुई है उसके बाद से जो भारतीय फौजी हैं उनमें खुदकुशी का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंडे ने भी खुद को ज़हनी दबाव का शिकार होने का एतराफ़ भी कर लिया है। भारत में जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है और भारत में सियासी तौर पर भी मामलात ख़राब होते जा रहे हैं और मोदी की जो पॉलिसीज़ रही हैं उन पॉलिसीज़ की वजह से हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से वाइजली चलता आया है और पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते के अमन
का भी ख्याल रखा है। अब किसानों ने जो एहतजाज चल रहा है, दिल्ली के लाल किले पर खालिस्तान का झंडा भी लहरा दिया है, खालिस्तान तहरीक भी एक बार फिर से जोर पकड़ गई है और किसानों ने जो तहरीक का आगाज किया था वो तहरीक भी जोर पकड़ती जा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि ट्रैक्टर मार्च किया गया, दिल्ली तक पहुंच गए किसान और वहां पर जो पुलिस थी उनकी तरफ से हमने फुटेजेस भी सामने आती रही कि वहां पर किसानों ने वो भी काफी परेशान रहे। तो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो अंदरूनी तौर पर मोदी सरकार को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं और मोदी सरकार की पॉलिसीज के बाद खत्ते का अमन कितना दांव पर लग सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका में जो सदारत तब्दील हो चुकी है उसके बाद भी हमेशा से भारत को पुष्ट बनाई रही है, तो भारत की पॉलिसीज में कुछ तब्दीली आ सकती है। और ये जो सारी सूरत हाल चल रही है इसके बाद भारत को किस तरह से बाज रखा जा सकता है? क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदों की जो खिलाफ वर्जियां होती रही हैं उसके हवाले से भी डिफेंसिव सतह पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सारी सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। भारत में जो सूरत हाल चल रही है सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर तज्ज़कार हैं, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, भारत में अंदरूनी तौर पर जो तहरीक चल निकली हैं, पहले खालिस्तान की तारीख कब से चल रही थी, उसके बाद अब जो किसानों का एहतजाज किया गया, यौम जमहूरिया को यौम जमहूरिया और यौम स्याह के दिन जो हुआ वो सबके सामने है। तो भारत न सिर्फ अंदरूनी तौर पर मसाइल का शिकार होता जा रहा है, खत्ते का अमन भी दाव पर लगा रहा है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बात सही है कि जब इंडिया के अंदर इस किस्म के संगीन हालात पैदा हो जाएं तो फिर आपको मालूम है कि उनकी स्टेट पॉलिसी है, खासकर मोदी के दौर में, कि फिर वो हालात से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए डोमेस्टिकली और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से भी वो फिर ऐसे कोई चीज़ हरकत करेंगे जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर हो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या कहीं और। कोशिश ये हो कि किसी तरह हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि फिर जो इंटरनल मामला है वो उनका जो मसला खड़ा हुआ है वो दब जाए, तो या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए एकदम जिसमें बड़े पैमाने पर इंडिया के अंदर तबाही हो और ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे डाल दिया जाए और फिर इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पे या वगैरह को जारियत करने की कोशिश करे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त एक इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हालात क्रिएट कर दिए हैं, मेरा ख्याल है कि ये कभी ना इंडिया के अवाम सोच सकते थे ना कभी हम सोच सकते थे कि ये कुछ हो जाएगा। एक तरफ तो आप देखें कैसे चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी ने इंडियन आर्मी की को डंडों से मारा, और फिर ये सीन भी हमने देखे हैं। मैंने तो कम से कम अपनी लाइफ टाइम में पहली दफा देख रहा हूँ कि सिख जो किसान हैं वो जब आ रहे हैं हजारों लाखों की तादाद में, दिल्ली में कितने 1.5-2 महीने से स्टैंड ऑफ चल रहा है, उनकी एजुटेशन चल रही है। सिखों ने तलवारें, जो उनकी एक रवायती उनका एक है एक्सेसरी जो हमेशा रखते हैं, उन्होंने उससे जो है अपना इंडियन पुलिसमैन के ऊपर हमला किया। पहले पुलिसमैन ने उनको मारा, कई दिन मारते रहे, लेकिन वो तो फिर पुलिसमैन ने अपनी जान बचाई। ये भी सीन हमने देखे हैं और ये भी हमने देखा है कि पिछले साल कैसे तो यही इंडिया की लेकिन ब्रिगेडियर साहब अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती जा रही है। जिस तरह से डिसइंफो लैब के इंकशाफात हुए, जिस तरह से वहां के मीडिया का जो पर्दा है वो चाक हो गया, सारी दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा आशिकार हो गया। कहीं ना कहीं अब वहां की आवाम जो है वो भी ये जानते हैं कि मोदी जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को यूज करता रहा है इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए, लेकिन अब समझते हैं कि इसके बावजूद भी मोदी जो है वो किसी भी किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा मोल ले सकते हैं सिर्फ अपनी आवाम की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट करने के लिए। बिल्कुल, देखें ये पुलवामा क्या था। पुलवामा में उन्होंने 40 फौजियों को मरवाया, ये मोदी ने मरवाया। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है ना, अब सूरत हाल मुख्तलिफ, वहां के लोग भी ये जान चुके हैं। वो मैं समझता हूं कि वो अभी भी कोई इस किस्म का काम करेंगे ताकि एक किस्म का वो आवाम से सिंपैथी हासिल करें। देखें उन्होंने हमेशा अपना इलेक्शन या जो भी क्राइसिस हो, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो भी उनका बयानिया होता है या उनका जो नैरेटिव होता है उसी को वो इस्तेमाल करते हैं वहां पे पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए अपनी फेवर में। लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है, लोग ये बात समझ गए, खासकर पुलवामा के केस में। और इंडियन आर्मी के अंदर जो एक बड़ी अब खबरें आ रही हैं कि एक बड़ी वहाँ पे एक तशवीश पाई जा रही है कि जनाब हमारे अपने लोगों को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उसी ने मरवाया। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें रिटायर्ड सिख फौजी जो हैं उन्होंने अपने चेस्ट पे तमगे भी लगाए हुए हैं
और वो बता रहे कि जनाब ये अगर ऐसे चला तो ये फिर बॉर्डर के ऊपर जितने सिख फौजी बैठे हैं तो वो तो बंदूकें जो है वो फिर पाकिस्तान नहीं, वो तो फिर बंदूकें अंदर की तरफ कर लेंगे। और आपने देखा है कि मेरी नज़र में ये जो किसान मूवमेंट है, मेरी नज़र में ये तो खालिस्तान मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई है। बेशक उन्होंने वो निशान साहिब वाला फ्लैग जो है, जो उनका खास फ्लैग है, अपना रिलीजियस फ्लैग, वो उन्होंने लगाया रेड फोर्ट पे, लेकिन मैसेज तो बड़ा क्लियर था। बात तो उन्होंने कर दी ओपनली कि जनाब ये तो अब सिख जो है इस तरह इस हाल में इंडिया में नहीं रह सकते। और दूसरी बात, मैं ये भी हैरान हूं कि सिख अब यही बात कह रहे हैं कि मजबूर हो गए हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्होंने जो कहा था 1947 से पहले जो फ्रीडम मूवमेंट चली थी मुसलमानों की कि इनका एक अलग रियासत होनी चाहिए क्योंकि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते इंडिया में क्योंकि हिंदू डोमिनेशन होगी वहां पे, देयर टू डिफरेंट नेशन। उन्होंने कहा कायद-ए-आज़म ठीक कहते थे। मतलब सिख भी अब इस बात को समझ गए हैं कि उनका इंडिया में गुजारा अब नहीं है। वो इंडिया में फर्स्ट रेट सिटीजन या इक्वल सिटीजन नहीं है। इंडिया में अब वो सेकुलरिज्म खत्म होगी, जमहूरियत खत्म होगी। अब वहां पे फाशिज्म है, वहां पे आरएसएस है का सारा इन्फ्लुएंस जोर है, और वो एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले जो लोग हैं अब उन्होंने इंडिया टेक ओवर कर लिया है। तो बघेल साहब, आप भारत के अंदरूनी हालात अब किस तरफ जाता देख रहे हैं? आलमी सतह पर जब भी हम बात करते थे पाकिस्तान के हवाले से, जब भी भारत कोई भी नैरेटिव देता था तो आलमी सतह पर बात होती थी भारत को पुष्टपनाही हासिल है आलमी दुनिया की तरफ से, लेकिन भारत उसी बलबूते पर इतने स्ट्रॉन्ग चीजें कर रहा होता था, खित्ते का अमन दाव पर लग जाता था। अब अंदरूनी तौर पर जो चीजें चल रही हैं, भारत किस तरफ जा रहा है? क्या अभी भी आलमी दुनिया की तरफ से, खास तौर पर अगर अमेरिका की बात कर लें, तो सपोर्ट हासिल है, पुष्टपनाही हासिल है भारत को? देखिए, पहली बात तो ये कि जो रिसेंटली हमने जो फॉरेन मिनिस्टर साहब और DGISPR जो है उन्होंने जो डोजियर का जो सारे मामला पब्लिक किए थे, एक तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आया, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। इंटरनेशनल मीडिया ने पिकअप किया और तमाम जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनको और सिक्योरिटी काउंसिल और बड़े जो ममालिक हैं उनको डोजियर जो है प्रेजेंट किया गया है, उसमें बाकायदा इंटेलिजेंस और एविडेंस के साथ। और उसके अलावा जो जो आपके सवाल का दरअसल जवाब ये है कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जो इंकशाफात किए हैं, आपने लेटेस्ट खबर सुन ली है ना कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक कमेटी बना दी है कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। उनकी एक पार्लियामेंट्री कमेटी है कि जनाब ये तो बड़े संगीन इंकशाफात हैं और इसका मतलब ये है कि हमें गलत इंफॉर्मेशन फीड की जा रही थी थ्रू सर्टन फेक NGO या जालिया को मीडिया ग्रुप्स बने हुए थे, और सारा हो रहा था इंडिया से बैठ के। और ये चंद लोग थे जो कि एक ख़ास एंटी पाकिस्तान जो एजेंडा लेके वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर और यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे और उनकी यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनमें ये डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करके ये एक ख़ास हमसे कुछ फैसले जो है वो गलत फैसले करवा रहे थे और हमें गलत किस्म की लाइन दे के इन्होंने हमें मिसगाइड किया। तो वहाँ पे उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ासकर कश्मीर के हवाले से जो बर्बरियत है वो आपको पता है, इंटरनेशनल मीडिया हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो तो अब खुल के बात कर रही है। तो मैं समझता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आई है, कहाँ एक वक्त नैरेटिव इंडिया को होता था जो ये लोग बाय करते थे वेस्ट वाले इंक्लूडिंग अमेरिका कि हाँ जी पाकिस्तान इज द स्पॉन्सर ऑफ स्टेट टेररिज्म, लेकिन अभी क्या उल्टा मामला हो गया। अब दुनिया ये कह रही है कि हमारे पास सबूत आ गए, इंडिया इज द स्पॉन्सर ऑफ स्टेट टेररिज्म। अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका में बिल्कुल अमेरिका का झुकाव है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने अपनी आंखें इसलिए बंद की हुई है कि वो चीन को कंटेन करना चाहते हैं वाया इंडिया। वो चाहते हैं कि इंडिया का एक इन्फ्लुएंस हो टू काउंटर द ग्रोइंग चाइनीज इकोनॉमिक और जो लेकिन अब जो बाइडेन आए तो जो बाइडेन ने बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स थी, जो पॉलिसीज थी ट्रंप की, उनको ख़त्म किया है। अगर हम एटमी मुआहिदे की बात करें उसको देख लें, आप फ़लस्तीन की बात कर लें, उस पर भी उन्होंने जिस तरह से रद्द-ए-अमल दिया, तो अब आपको लगता है कि भारत में मकबूजा कश्मीर के हवाले से और भारत के हवाले से स्पेसिफिकली जो अमेरिका की पॉलिसीज थी उसमें तब्दीली आएगी कुछ? मेरा ख्याल है तब्दीली नहीं आने लगी। उसकी वजह यह है कि देखें, जहाँ मुसलमानों के इंटरेस्ट की बात होती है, जहाँ मुसलमानों पे मज़ालिम की बात होती है, चाहे पैलेस्टीन हो चाहे इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, तो हमने ये देखा कि वेस्ट जो है वो खुल के सामने नहीं आता। और लेकिन अब बघेल साहब, अब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की तो बात नहीं है ना, वहाँ पर तो सारी अक़लियतें ही गैर महफूज है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन बात फिर वो याद आती है क्योंकि वेस्ट के मफादात हैं इंडिया के साथ। अमेरिका के तो एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, डिफेंस अरेंजमेंट है उनका इंडिया के साथ।
तो वो नहीं चाहेंगे कि उसको किसी तरह इंडेंजर किया जाए। वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान जो भी कहे, जितना भी पाकिस्तान छोड़ डाले और मुसलमान ममालिक छोड़ डाले इंडिया के हवाले से, जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या अकलियतों के खिलाफ जो इंडिया में हो रहा है, तो दे विल शट देयर आइज। वो छोटी मोटी कोई स्टेटमेंट आ जाएगी, उससे ज्यादा बात नहीं होगी। ना कोई उन्होंने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने, ना या उन्होंने कोई ट्रैवल एडवाइजरी इशू करने, ना उन्होंने ये तक नहीं हो रहा जनाब कि यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जर्वर है वो इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल की साइड पे वो डिप्लॉयड नहीं है, पाकिस्तान की साइड पे यूएन ऑब्जर्वर डिप्लॉयड है। लेकिन मुझे बताएं, आज तक कभी एक दफा किसी यूनाइटेड नेशन के ऑफिस से या कहीं से सिक्योरिटी काउंसिल से कोई ऐसी कोई चीज़ आई हो कि जनाब इंडिया क्यों वायलेट कर रहा है ये यूनाइटेड नेशन का जो अपना कानून है या जो फैसला था कि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर होंगे और बोथ साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो पाकिस्तान में ऑब्जर्व कर रहा है बिल्कुल रिलीजियसली। इंडिया तो बल्कि उल्टा मामला है, वो तो टारगेट कर रहा है यूएन ऑब्जर्वर्स को। उन्होंने पीछे किया आज से चंद हफ्ते पहले, यूएन ऑब्जर्वर्स ऑन दी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो जब वेरीफाई करने जा रहे थे, जब भी वायलेशन होती हैं या बड़ा हमला होता है जिसमें सिविलियन जाने का लोग शहीद होते हैं हमारी तरफ, तो वो फिर जाके जब इन्वेस्टिगेट करने गए, दे वर फायर्ड अपॉन। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप मत एक्सपेक्ट करें कि ये इसराइल, अमेरिका, ये वाली जो लोग, इवन बरतानिया, फ्रांस फॉर दैट मैटर, आप देखेंगे कि ये कभी ऐसे कोई इकदाम नहीं होंगे जिसमें मुसलमानों का बिलखुसूस पाकिस्तान का कोई जो इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी विद इंडिया, वो कभी हमको नहीं करेंगे। तो भारत भी तो ब्रिगेड साहब सीपैक को सबोताज करना चाहता है। सीपैक भारत को भी तो नहीं भाता और अफगानिस्तान की सरजमीन भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। और इस पर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए इस सारी सूरत हाल में? पाकिस्तान किन फोरम्स पर बात कर सकता है? खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी होती है, कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, तो पाकिस्तान को मजीद क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये, पाकिस्तान आई थिंक इज डूइंग इट्स बेस्ट जो ये कर सकते हैं। वैसे वो अलग बात है कि मैं कुछ अर्से से देख रहा हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब लगता है वो इस्लामाबाद में ही होके रह गए। ठीक है, कोरोना है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर साहब को मेरा ख्याल है महीने में 2-3 टूर बाहर के मारने चाहिए फ्रेंडली, ताकि फ्रेंडली कंट्रीज जो है इस्लामिक कंट्रीज होगी और ममालिक, ताकि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डोसियर के मामलात हैं, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के मामलात हैं, कश्मीर के मामलात हैं, बलूचिस्तान में और KP में और बाकी जो जिस तरह ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं वाया दी एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट तरीके तालिबान उनके ग्रुप, तो ये अब फॉरेन मिनिस्टर साहब को बाकी जाके बातें जो है करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि उसमें आजकल वो बहुत काफ़ी अरसे से वो बिल्कुल बंद होकर पाकिस्तान में बैठे हैं। आई डो नॉट नो व्हाई, बीच में शायद एक दफ़ा गए सऊदी अरेबिया या लाइक दैट। तो एक तो ये कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी की हमारी जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है उसको ज़्यादा एग्रेसिव करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में हमने देखे, हमें चाहिए था ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के ऊपर, तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ग़ालिबन ISPR ने यही कहा था पिछली प्रेस ब्रीफिंग में कि इसके ऊपर बाकायदा एक ब्रीफिंग होगी और तमाम डिटेल्स आएंगे और लोगों को एक्सपोज किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर जो बैठे हैं, जैसे 7 फोरम हो गया हुसैन हक्कानी का, और कुछ उनके लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं, और ये तमाम फेक NGOs, फेक मीडिया ग्रुप जो इंडिया ऑपरेट कर रहा है। तो अभी हम उसका इंतजार करें। तो ये तमाम चीजें लेके मेरा ख्याल तो आपके कहने का मतलब है कि डिफेंसिव सतह पर तो हम स्ट्रांग हैं, हम बेहतर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेटिक स्टांस है, उसको मजीद एग्रेसिव करने की जरूरत है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। हाँ, उस पर देखिए कोशिश कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इससे ज्यादा जिसको कहते हैं डू मोर वाला मामला हमारा जो है वो होना चाहिए। और एक अच्छी बात है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर है। पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल हमारी जो कौमी सलामती के इदारे हैं, अपना पॉलिटिकल लीडरशिप उनको बिल्कुल सपोर्ट कर दिया एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। तो ये मामला जो है हमें इनको और आगे और एग्रेसिवली आगे ले जाना पड़ेगा। इस तरह नहीं कि सिर्फ अब 5 फरवरी आएगा तो हमने उस पर बड़े पूरे पाकिस्तान में, आपको पता है हर साल हम छुट्टी मनाते हैं, कितनी दहाइयों से अब ये चीज़ चल रही है। अभी रिपब्लिक डे के ऊपर बिल्कुल रैलीज हुई पाकिस्तान में,
तो या फिर आगे अगस्त में आएगा 5 अगस्त को, जब वो आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था। तो ये 3-4 दिन बनते हैं जब पूरी पाकिस्तानी कौम मोबिलाइज होती है और हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप सारे मोबिलाइज होते हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारा मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन उसके अलावा मैं देखता हूँ कि फिर वही स्टेटस को हो जाता है, वही बातचीत हो जाती है, उनका हमला होता है तो हम लेकिन ऐसा क्या है? पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर चुका है। पाकिस्तान के हवाले से जो कहा जाता था जी दहशतगर्दी के बहुत ज्यादा वाकयात तो उन पर काबू पाया, उसका क्रेडिट पाक फौज को जाता है। लेकिन अब पुरअमन मुल्क के तौर पर पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे पर उभरा है। लेकिन ऐसा क्या है जो भारत को पुश करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो इस तरह के ऑपरेशन करता है? भारत खुद को इतना मजबूत क्यों समझता है पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि पाकिस्तान भी बहुत मजबूत है? क्या पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से, या मुआशी तौर पर पाकिस्तान जो मुस्तहकम नहीं है उसकी वजह से? देखिए, एक बात तो है सियासी इस्तेहकाम के हवाले से तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत ठीक ठाक चल रही है। अपोजिशन और गवर्नमेंट के तो झगड़े होने भी चाहिए, इन द सेंस के अपोजिशन का हमेशा प्रेशर होना चाहिए आइन और जमहूरियत के दायरे में रह के। पॉलिटिकल प्रेशर जो होते हैं गवर्नमेंट के साथ ये चलते हैं, पार्लियामेंट में झगड़े भी चलते हैं, स्पीचेस भी होती हैं, जलसा जुलूस, ये तमाम चीज़ें तो होने, ये तो अच्छा है, दिस इज गुड। शोध के पाकिस्तान में सियासत में जान है इस वक्त और सही जमहूरियत तो हम देख रहे हैं। ठीक है, वो एहतसाब कमल जो है वो स्लो चल रहा है, लेकिन देखिए इंडिया को एक एडवांटेज ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर जो है वो उनको बिल्कुल बैक कर रहा है। ना सिर्फ अमेरिका, बरतानिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये ममालिक सारे इंडिया की फुल सपोर्ट में खड़े हैं और वो कोई ऐसा कदम नहीं होने देते। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो हो जाती है कि अगर चीन मेहनत भी करे और चीन कोई अगर ऐसी रेजोल्यूशन आती भी है इंडिया के खिलाफ तो वो वीटो हो जाती है। अब आप देखें, ठीक है पाकिस्तान भी एक वक्त पे बना है, अब इंडिया जो है वो 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर बन गया 2 साल के लिए और उसकी कोशिशें अभी भी जारी हैं। वो तो चीन की वजह है, पाकिस्तान और बाकी जो हम लाइक माइंडेड हमारे ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, ठीक है, और कुछ और भी जिन्होंने इनको रोका हुआ है परमानेंट मेंबरशिप फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, लेकिन इंडिया तो वो भी ले जाता। कहने का मतलब यह है कि जो इंटरेस्ट है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के इंडिया के हवाले से याद रखे मेन वही है कि ये चीन का मामला है। मगरबी दुनिया के अपने मफादात हैं जिसकी वजह से भारत को पुष्पनाही हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर टैड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफेंसिव सतह पर स्ट्रांग है लेकिन डिप्लोमेटिक स्टांस जो है वो स्ट्रांग करने की जरूरत है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है और भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं पुष्पनाही हासिल भी है और भारत के अंदरूनी मसाइल की वजह से खत्ते का अमन भी दाव पर लग सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।